This accounting standard 20 earning per shares. Now what we can expect from exam in earnings per share. और अगर मैं बहुत ब्रीफ में बताऊं तो बेटा एक क्वेश्चन आएगा और इसमें आपको ईपीएस कैलकुलेट करना होगा. डेट ईपीएस कुड बी बेसिक ईपीएस आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है या फिर आपको डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ सकता है. ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 आपको सिखा रहा है. सो ईपीएस का मतलब क्या होता है? इट इज द स्पीड ऑफ अर्निंग्स पर शेयर फॉर इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी ऑन एनुअल बेसिस. आप जो फॉर्मूला यूज लेते हैं ज्यादातर किसी अदर सब्जेक्ट जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह में, उसमें ये फॉर्मूला यूज लेते हैं हम. अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो बेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करना तो काम चलाऊ तरीका है. इसकी जगह आपको यूज लेना चाहिए वेटेड एवरेज ऑफ outstanding equity shares during the year. Weighted average of outstanding equity share during the year. ये आपको लेना पड़ता है. ठीक है, वहां क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो बैलेंस शीट डेट पे जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होते हैं हम वो ले लेते हैं. अदरवाइज आपको लेना क्या चाहिए? वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर. सर वेटेड एवरेज से क्या मतलब है? तो बड़ा इजी है बेटा, आपको समझा दूं. सपोज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. अगर साल के बिगिनिंग में इक्विटी शेयर 1 लाख थे तो वो पूरे 12 महीने तक आउटस्टैंडिंग रहे इंटू 12/12. और ऐसा हो सकता है ना कि हमने इन बिटवीन भी इक्विटी शेयर्स इशू किए हों कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर. मिडिल में हम अज्यूम कर लेते हैं मिडिल में इशू किए 50,000 इक्विटी शेयर्स, तो प्लस 50,000 शेयर 6 मंथ तक के लिए ही आउटस्टैंडिंग रहे. सो 50,000 इंटू 6/12 किया जाएगा. अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं 10 लाख को डिवाइड करा देते हैं 1,50,000 से, जो कि क्लोजिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होते हैं. तो आप खुद सोचिए क्या साल भर 1,50,000 इक्विटी शेयर पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहे? क्या नहीं रहे. 50,000 शेयर्स तो हमने 6 महीने बाद इशू किए थे, तो डेट शुड बी वेटेड एवरेज करना चाहिए उनका. सो दिस इज द फॉर्मूला ईपीएस कैलकुलेट करने का. ईपीएस 2 टाइप का होता है, बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस. चर्चा करने के लायक है नहीं फिलहाल अभी. बेसिक ईपीएस. व्हाट इज बेसिक ईपीएस? तो जहां पर हम बेसिक ईपीएस के केस में केवल इक्विटी शेयर्स कंसीडर करते हैं, जहां हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, तो बेसिक ईपीएस वैसे निकाला जाता है. इट इज द अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, वेयर वेट्स आर ऑफ टाइम पीरियड. जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में बता दिया कि ये जो वेट दिया है वो मैंने किस चीज का दिया है बेटा? टाइम पीरियड का वेट दिया है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर? बड़ा आसान है बेटा. ईबीआईटी माइनस आई ईबीटी, ईबीटी माइनस टैक्स पीएटी, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है अगर तो उसे डिडक्ट करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर डिडक्ट करेंगे तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा. अगर कोई सवाल कह रहा है कि रिजर्व्स वगैरह में भी ट्रांसफर हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कुछ प्रॉफिट, तो डेट वुड नॉट बी डिडक्टेड. रिजर्व में भी ट्रांसफर अगर हुआ है तो वो भी तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही पार्ट है, उन्हीं की ही अर्निंग है जिसको हमने बस रिजर्व में ट्रांसफर किया है. सो डू नॉट डिडक्ट एनी ट्रांसफर टू एनी रिजर्व. केवल आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जरूर साइड में एलोकेट करा के रखना पड़ेगा. ठीक है, आफ्टर दैट हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर्स? तो करना कुछ नहीं है बेटा. उस केस में आपके 3 क्वेश्चन मेजरली बन सकते हैं. या तो आपके क्वेश्चन पब्लिक इशू का बनेगा कि आपने जो शेयर इशू किए थे वो एक पब्लिक इशू लाए थे, या फिर इस साल अगर आपने कुछ शेयर बोनस के तौर पे इशू किए तो बोनस इशू का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर सबसे ज्यादा चांस रहते हैं राइट इशू का क्वेश्चन बनने के कि इस साल आपने राइट शेयर्स इशू किए थे. ठीक है, ऑल्दो शेयर्स हम अमालगमेशन में भी इशू कर सकते हैं कि अगर मैंने कोई कंपनी एक्वायर करी और मैंने अमालगमेशन प्रक्रिया में कोई शेयर इशू किए हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है. ठीक है, 2 नेचर का होता है ना, तो इन द नेचर ऑफ परचेज है.
या फिर अगर आपने शेयर इशू नहीं किया, आपने बायबैक किया हो, तो बायबैक ऑफ शेयर्स के केस में क्या किया जा सकता है, किस तरह वेटेड एवरेज शेयर्स निकालेंगे। तो बेटा बता दूं, पब्लिक इशू में डेट रिलेवेंट होगी, जैसा कि आपको पता है। वैसे बोनस इशू में डेट इररिलेवेंट है, आपको डेट से कोई मतलब नहीं। बोनस इशू क्योंकि उससे कोई नया फंड कंपनी में नहीं आता, इट इज जस्ट ए कैपिटलाइजेशन ऑफ योर प्रॉफिट्स। तो आपने अपने बस प्रॉफिट्स, जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स है, उनको बस बैलेंस शीट में ही एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग में, जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व पड़ा है, जनरल रिजर्व को आपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और उसके बदले में आपने शेयर्स इशू कर दिए। तो कोई फंडिंग नहीं आई है कंपनी के पास, ठीक है। दिस इज जस्ट अ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। तो उसमें डेट इररिलेवेंट है, आपको इस केस में पूरे 12 मंथ के लिए वेटेड एवरेज लेना है, ठीक है। पब्लिक इशू सपोज जिस डेट पे आया उस अकॉर्डिंग अज्यूम कर लेते हैं 6 महीने बाद आया, तो रिमेनिंग 6 महीने के लिए लेना है। अज्यूम कर लो 1 जनवरी को आया, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए वेटेड एवरेज करने उतने नंबर ऑफ शेयर्स को। राइट इशू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो बेटा इसमें 2 केस बनेंगे, एक होता है पेड पार्ट कैलकुलेट करना और एक होता है बोनस पार्ट कैलकुलेट करना। जब राइट शेयर्स इशू करते हैं, अज्यूम कर रहे हैं हमने 50,000 राइट शेयर इशू किए और हमने वर्किंग करके, मैं वर्किंग भी अभी सिखा दूंगा, हमने वर्किंग करके आइडेंटिफाई कर लिया कि 50,000 शेयर में से 40,000 पेड पार्ट है और 10,000 बोनस पार्ट है, ठीक है। 50,000 शेयर्स में से 40,000 पेड पार्ट शेयर्स हैं और 10,000 बोनस पार्ट शेयर्स है। तो 40,000 के ऊपर डेट रिलेवेंट हो जाएगी, आप अकॉर्डिंगली वेटेड एवरेज कर लीजिए, और 10,000 के ऊपर डेट इररिलेवेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं बोनस पार्ट पे। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो इसमें डेट इररिलेवेंट है, ऑल्दो अमालगमेशन का कभी भी सम नहीं पूछा है इंटरमीडिएट लेवल पे, तो डेट इररिलेवेंट है इन द नेचर ऑफ मर्जर में। अगर कोई शेयर इशू में है तो उनको वेटेड एवरेज करने के लिए, और अगर इन द नेचर ऑफ परचेज है तो वहां पर आपकी डेट रिलेवेंट होगी, जिस तारीख पर आपने शेयर इशू किए हैं परचेज कंसीडरेशन के अगेंस्ट में, उस अकॉर्डिंगली आपको वेटेड एवरेज करना है। बायबैक ऑफ शेयर्स के केस में आपको माइनस कर देने हैं जितने शेयर्स आपने बायबैक कर दिए हैं उनका वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक ये वाला पोर्शन तो क्लियर है आपको। तो ये वाला पोर्शन हमने लिखवा रखा है, आपको कंप्लीटली कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब पार्टली पेड शेयर्स होंगे तो क्या करना है, तो जब पार्टली पेड शेयर्स हो बेटा, तो नंबर ऑफ शेयर्स में काम करने की बजाय आप लोग रूपी कैपिटल में काम कर लेना, पर रूपी कैपिटल आप लोग कैलकुलेट कर लेना। जैसे कि अगर मैं कहूँ 50,000 शेयर कंपनी में 10 रुपए वाले हैं ऑफ ₹10 ईच, $6 पेड अप, और फिर 70,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, और एक और क्लास देते थे 1 लाख शेयर्स हैं ऑफ ₹20 ईच, 12 पेड अप, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स का वेटेड एवरेज करने की बजाय आप ऐसा कर सकते हैं कि आप डिनोमिनेटर में रूपी कैपिटल कैलकुलेट कर लेना, जो आउटस्टैंडिंग रही ड्यूरिंग द ईयर। इसको कैलकुलेट करें तो 50,000 शेयर पर 6 रुपए कंपनी के पास आए हुए हैं, तो ये आ गई कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, और ये कितने महीने तक आउटस्टैंडिंग रही, प्लस 70,000 शेयर पर 10 रुपए पूरे आए हुए हैं, तो वो कितने महीने तक ये कैपिटल आउटस्टैंडिंग रही, ठीक है। अज्यूम कर रहे हैं 6 महीने तक, ठीक है। और एक ले लेते हैं, 1 लाख शेयर्स पर कितने रुपए आ गए थे हमारे पास, 12 रुपए की कैपिटल प्राप्त हो गई थी 20 में से, इनटू जो भी आपकी ये कैपिटल मान रहा हूँ 3 महीने तक आउटस्टैंडिंग, तो उस अकॉर्डिंग आपको रूपी कैपिटल में काम करना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें कोई परेशानी नहीं है। ईपीएस आपको हर क्लास का कैलकुलेट करना है, जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में 2 क्लासेस ऑफ शेयर है, एक 10 रुपए का एक है, ये भी 10 रुपए का ही है, तो ये एक क्लास हो गई, और एक 20 रुपए का एक शेयर, तो आपको हर क्लास के लिए ईपीएस रिपोर्ट करना होगा। बोनस शेयर्स के लिए आपको बता दिया है मैंने, डेट इररिलेवेंट होगी। अच्छा, जब भी बोनस शेयर होंगे, सपोज 2020-21 एक ईयर है और नेक्स्ट ईयर है 2021 और 22, और हमने बोनस शेयर इशू किए 2021-22 में हमने बोनस शेयर इशू किए, तो बेटा अगर इस साल बोनस शेयर इशू किए हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के ईपीएस को, प्रीवियस ईयर का जो ईपीएस है उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, रीस्टेटेड करना पड़ेगा, उसको फिर से
रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ कंपैरेटिव में रीस्टेटेड वाला फिगर जाएगा, करंट ईयर के ईपीएस के साथ पास में रीस्टेटेड वाला फिगर कैलकुलेट होके जाएगा, ठीक है। राइट शेयर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोनस पार्ट और पेड पार्ट अलग कर लो ना, उसको किस तरह अलग किया जाता है बोनस पार्ट और पेड पार्ट को। तो भाई राइट शेयर्स के केस में मैंने आपको सपोज हमने 50,000 शेयर इशू किए हैं राइट इशू में, 50,000 शेयर राइट शेयर्स इशू किए हैं। आपको पता करना है कि इसमें से कितने शेयर्स के हमने पूरे पैसे लिए और कितने शेयर्स एक तरह से हमने मुफ्त में दे दिए। सर पूरे पैसे लिए और मुफ्त में दे दिए मतलब, बेटा जो राइट शेयर्स होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा चीप होता है, थोड़ा सा सस्ता होता है फेयर वैल्यू से, ठीक है। सपोज हमने राइट शेयर इशू किए हैं बेटा 40 रुपए में, हमने कितने रुपए में राइट शेयर इशू कर लिए, 40 रुपए में हमने राइट शेयर्स इशू किए। ऑल्दो इनकी जो फेयर वैल्यू है मार्केट में वो 50 रुपए है, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है 50 रुपए। तो बेटा आपने जो 50,000 शेयर्स पर 40 रुपए लिए, डेट मीन्स आपने ये कंसीडरेशन लिया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 40। और अगर यही कंसीडरेशन अगर आप सही भाव पर लेते, अगर भाव सही रखते हम शेयर्स का, मतलब अगर हम 50 रुपए के हिसाब से ये कंसीडरेशन लेते, तो बताओ आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स ही इश्यू कर पाते। वो नंबर ऑफ शेयर्स आपका एक तरह से पेड पार्ट है, ठीक है। और बाकी बचे हुए जो शेयर आपने एक्स्ट्रा इश्यू किए वो आपका कौन सा पार्ट हो गया, बोनस पार्ट। जैसे ही पेड पार्ट और बोनस पार्ट आपका अलग हो जाएगा तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस कर पाएंगे कि भाई हम पेड पार्ट पे डेट रिलेवेंट लगाएंगे और बोनस पार्ट पे डेट इररिलेवेंट होगी। अच्छा, इसमें काम की बात एक और ध्यान देने लायक ये है कि बेटा ये जो फेयर वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, फेयर वैल्यू जो दे रखी है वो आपको ज्यादातर एग्जाम्स में कौन सी दे रखी होगी, बिफोर राइट, ठीक है। बट मुझे मेरी कैलकुलेशन पर्पस के लिए फेयर वैल्यू चाहिए एक्स राइट, एक्स राइट बोलूं तो आफ्टर राइट मुझे फेयर वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर राइट फेयर वैल्यू या एक्स राइट फेयर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी उसका भी एक फॉर्मूला है। आपके नंबर ऑफ शेयर्स राइट से पहले कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू बिफोर राइट जो कि आपको देंगे। तो बेटा ये तो कंपनी की वर्थ आ गई एक तरह से राइट से पहले की, प्लस क्या हमने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए राइट में, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इन राइट इशू, इन राइट इशू, राइट इशू में हमने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए मल्टीप्लाई बाय राइट प्राइस। तो क्या ये नया पैसा आया, नए एसेट्स जनरेट हुए हमारे पास, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इन राइट इशू, नंबर ऑफ शेयर्स इन राइट इशू, ठीक है। तो ये आपकी एक्स राइट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इससे। तो ये फॉर्मूला भी हमने लिखवाया था आपको, ये सारे फॉर्मूले वगैरह आपके पास हैं, बोनस पार्ट पेड पार्ट हमने अलग कर दिया है। उसके बाद आता है बेटा इस क्वेश्चन में, अच्छा एक और बात, राइट इशू के केस में क्योंकि बोनस पार्ट इन्वॉल्व होता है तो एक तरह से इसमें भी आपको आपका ईपीएस जो है वो रीस्टेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपका प्रीवियस ईयर का जो कंपैरेटिव ईपीएस जाएगा वो रीस्टेटेड किया जाएगा। नाउ कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। सो डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है, डाइल्यूटेड ईपीएस होता है बेटा फ्यूचर का ईपीएस एक तरह से, जहां आपने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट किया था, ठीक है, अगर हम उसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का, अगर हम उसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का, कौन से पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का इफेक्ट ले लें तो साहब आपका डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं जो वर्किंग आपने बेसिक ईपीएस की कर रखी है उसके ऊपर मैं डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का अगर इफेक्ट डाल दूं तो वो आपका डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सर उसका इफेक्ट कैसे डालना और पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, तो बेटा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो अपने आप में मादा रखते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आगे पीछे इक्विटी में सेटल होंगे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है कन्वर्टिबल डिबेंचर और एग्जांपल हो गया कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर,
ठीक है, या फिर एग्जाम्पल हो गया आपका शेयर वारंट। तो ये सब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और एग्जाम्पल हो सकते हैं ईसॉप्स भी होते हैं बेटा, ठीक है। तो कोई से भी इवन क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, ऐसे क्रेडिटर्स जिनकी सेटलमेंट हम किस में करने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स में। तो ये भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं एक तरह से। कंपनी की बुक्स में अगर ये आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं तो आपको इनके इफेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए बेसिक ईपीएस को थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, तो आपको डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कन्वर्टिबल डिवेंचर्स अगर फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में तो क्या इफेक्ट आएगा वो हमको देखना है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हम शेयर वारंट्स के अगेंस्ट में फ्यूचर में जब भी इक्विटी शेयर देंगे, ईसॉप्स की सेटलमेंट भी आपको पता है इक्विटी शेयर देके हो सकती है। तो जब भी हम इक्विटी शेयर्स देंगे तो इससे हमारे ईपीएस पे एक तरह से क्या इफेक्ट आएगा, जब भी हम इस तरह के पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे बेसिक ईपीएस पे कितनी गिरावट आएगी, डेट विल बी कॉल्ड एज योर डाइल्यूटेड ईपीएस। सर निकालना कैसे? बहुत आसान है बेटा, जो बेसिक ईपीएस का आपने फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है उसी में ही न्यूमरेटर पार्ट में आपको इफेक्ट डाल देना है अर्निंग्स का, जो डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स की वजह से जनरेट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं कन्वर्टिबल डिवेंचर को फ्यूचर में अगर कन्वर्ट कर दूंगा इक्विटी शेयर्स में तो उन पर इंटरेस्ट का खर्चा होना बंद हो जाएगा, और वो इंटरेस्ट भी फिर किन लोगों के लिए अवेलेबल होने लग जाएगा, इक्विटी होल्डर्स के लिए। तो आपको न्यूमरेटर पार्ट में इंटरेस्ट ऐड करना है, बट दैट शुड बी नेट ऑफ टैक्स। अगर मैं प्रेफरेंस को कन्वर्ट कर दूं फ्यूचर में तो प्रेफरेंस का डिविडेंड जाना बंद हो जाएगा, तो मैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी न्यूमरेटर पे क्या कर दूंगा, ऐड। और कन्वर्ट होने के बाद वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करवाएंगे आपके इक्विटी शेयर, वो इफेक्ट आपको आज ही सोचने। और जब हम आज ही ये सारा थिंकिंग रखते हैं तो उस तरह की ईपीएस को कि अगर फ्यूचर में पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट हुए तो हमारे ईपीएस पे क्या प्रभाव डालेंगे, वही एक तरह से डाइल्यूटेड ईपीएस है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? वैसे तो मैंने एग्जांपल दे दिए, बट ये वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके अगेंस्ट में, या वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके अगेंस्ट में हमें रिसोर्सेस तो मिल चुके हैं इन कैश और इन काइंड, और उन रिसोर्सेस को हमने बिजनेस में भी यूटिलाइज कर लिया होगा या चल रहा होगा, और हमने उनकी सेटलमेंट किस में करनी है, इक्विटी शेयर्स इशू करके इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स या इंस्ट्रूमेंट सेटल होंगे। सो ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं। आपके कुछ एग्जांपल हमने लिखवाए थे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के, और ईसॉप के लिए हमने एक फॉर्मूला भी दे रखा आपको कि ईसॉप आप अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हैं कि उसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट की जाएंगे। तो जितने भी आपने ईसॉप्स इशू कर रखे हैं माइनस ESOP इंटू एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू पर शेयर, ये वैसे इसका एक क्वेश्चन भी है मॉड्यूल में, तो आप चेक कर सकते हैं वहां से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग्स पर शेयर। थैंक यू।